कि इस समय पूरे विश्व में जो हो रहा है, भारत के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, यदि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार हमारी नहीं होती तो भारत पता नहीं कैसी गंभीर चुनौतियों का सामना इस समय कर रहा होता। तौकीर रजा को भी परमानेंट डाला जाए, बहुत खतरनाक आदमी है ये देश के लिए, उसका स्टेटमेंट पूरा जहर फैलाने वाला था, उसको जेल में डाला जाए। ये आई लव मोहब्बत का मुद्दा कहीं चल रहा है। अरे भाई आप समझाइए ना। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई सांप्रदायिक बातों में मत पड़ो, विकास की बात में पड़ो, तो मैं कहना चाहता हूं एक तरफ आप कहते हैं मुस्लिम समाज विकास की दौड़ में बहुत पीछे है, सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन आपसे कहती है, फिर पिछले 5 सालों में उनको समझाइए ना। मौलाना तौकीर रजा की जांच होनी चाहिए। सवाल सीधा सा सब पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आप कानून व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे? जब ऐसा हुआ ही नहीं तो देश में आग क्यों लगाई जा रही है? महिलाओं बच्चों को आगे लाकर जो है इस देश में इस तरीके के प्रोटेस्ट किए जा रहे क्यों? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान देने के बाद किस मुसलमान प्रवक्ता ने उन्हें हमेशा के लिए जेल में बंद कर देने की बात कही है, जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। हर मुसलमान के घर में अल्लाह रसूल का नाम लिखा है, दिलों में नाम लिखा हुआ है, हम कलमा ही पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सबसे ज्यादा मुसलमान दुनिया के इंडोनेशिया के बाद भारत में रहते हैं, और ये कहना कि यहां पर नबी का नाम लेने नहीं दिया जा रहा है, भड़काने वाली बात है। शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे जेल में परमानेंट डाल दिया गया है, तौकीर रजा को भी परमानेंट डाला जाए, बहुत खतरनाक आदमी है ये देश के लिए, उसका स्टेटमेंट पूरा जहर फैलाने वाला था, उसको जेल में डाला जाए, बिल्कुल नहीं। कन्हैया कुमार को आप रख लीजिए, ये सारे आप प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उसको खाना खिलाइए, यासीन मलिक को आप ऐसे लोगों को घुंघराले बाल वाली कर लेती है, किताबें लिखती है, नक्सलवाद आतंकवाद का सपोर्ट करती है, उनको आप रख लो। तुम्हें शर्म है कुछ? सवाल सीधा सा सब पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आप कानून व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे हो? मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो नफरत की बात करेगा, समाज में हिंसा फैलाने की बात करेगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर क्यों नहीं पाती है? आखिर जो पहली बार आई लव यू मोहम्मद बोला गया, फिर उसके बाद आई लव यू बजरंगबली, फिर आई लव यू महादेव, ठीक है, अच्छी बात है, सब अपने अपने आराध्य को आई लव यू बोले, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। कानपुर में जब ये बात आई थी उसी समय मिलजुल के बैठ के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। आपने सोशल मीडिया समाधान नहीं किया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि कैसे प्रदेश शांत रहे जब दंगे को भड़काने वाले टीवी पर ही आकर बैठ जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी आपने? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश में आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों होती है, धार्मिक आजादी है। अरे मेरा पूरे पैनल के सभी महानुभाव से और इंक्लूडिंग एंकर हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि इस देश में कानपुर से लेकर कहीं पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर को किसी ने छुआ भी हो और उसका कोई एक वीडियो, ऑडियो, फोटो कुछ भी हो तो कृपया करके हमें दें। मेरे प्रदेश की पुलिस ने आकर साफ साफ कहा कि ऐसा कोई घटना नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं बार बार कि पुलिस का काम है, पुलिस को रोकना चाहिए। रोक दिया तभी सब कंट्रोल में है। अरे 2013 में सितंबर से लेकर अक्टूबर 1 महीना तक दंगा चला था मुजफ्फरनगर में। 815 दंगे वाले यहां पर भाषण देंगे। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो हुई, प्लीज आप इनको रोकेंगे प्लीज बीच में, थैंक यू। अब मैं एक और चीज जल्दी से, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट विषय यह है, मेरे बराबर में जो मुस्लिम स्कॉलर लिखकर बैठे, उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने बहुत ही खतरनाक बात कही। कहते हैं अगर योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं आते तो मारे जाते। कौन मार देता भाई? ये आदमी पहले ही, प्लीज आप रिवाइड करें प्लीज, बीच में, मैं इनके बीच में। और ये आदमी पहले ही इस देश के प्रधानमंत्री, ये आदमी इस देश के प्रधानमंत्री और महामहिम आनंदीबेन पटेल के बारे में बहुत गलत बोल चुका है संसद में। और ये इस तरह की भाषा यहाँ पर इस देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बैठकर बोल रहा है, ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दंगाइयों को डरने की जरूरत है। दंगाई डरना चाहिए भाई, और दंगाई डरेंगे और तभी ठीक हो सकता है। और अंत में आकर एक और चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, चीजें दुरुस्त है, पुलिस अपनी जगह बिल्कुल पूरे तरीके से काम कर रही है। लेकिन ये जो आई लव मोहम्मद नहीं लिखने दिया जा रहा, इस तरह का एजेंडा मैं मानता हूं इस देश के किसी भी राष्ट्रीय चैनल से भी फ्लोट नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता के पास कोई अगर ये सबूत है तो दिखाएं। ये जो बराबर में बैठकर शेर शायरी कर रहे हैं, इनके पास अगर कोई सबूत है तो दिखाएं। जब ऐसा हुआ ही नहीं तो देश में आग क्यों लगाई जा रही है? महिलाओं बच्चों को आगे लाकर जो है इस देश में इस तरीके के प्रोटेस्ट किए जा रहे क्यों? जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम फैलाया जा रहा है जानबूझकर। नहीं होनी चाहिए भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो कुछ देश में करने का प्रयास हो रहा है ये बहुत गंभीर है। देश के हर प्रबुद्ध नागरिक को समझना चाहिए।
ये सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या हो रहा है। पहले मणिपुर, उसके बाद लद्दाख। आपको लगता है सब कुछ बहुत सहज है? नहीं। पंजाब के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आप कल्पना करिए, और उसके बाद किसी न किसी धार्मिक अलगाववादी मुद्दे को लेकर कोई ना कोई एक वातावरण बनाना। मैं एक पूरी पिक्चर रखना चाहता हूं। देखिए समस्या क्या हुई कि 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला और प्रचंड बहुमत मिला, तब तक जो लोग सत्ता को अपनी जागीर समझते थे, या यूं कहें सत्ता को अपनी बपौती समझते थे, या यूं कहें सत्ता को अपनी बपौती समझते थे कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं ही रूल करूंगा, उन्हें लगा चलो एक बार इनका तुक्का लग गया होगा, अगली बार हम आ जाएंगे। और 2018 में आपको याद हो वातावरण भी ऐसा बना था। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जीत के बाद कांग्रेस को लगा हम 19 में आ जाएंगे। 19 में जब दोबारा आए, उसके बाद से आप देश में डिजाइन देखिए। उसके बाद पहले अचानक ये हो जाता है शाहीन बाग का आंदोलन, कि इस समय पूरे विश्व में जो हो रहा है, भारत के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है, यदि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार हमारी नहीं होती, तो भारत पता नहीं कैसी गंभीर चुनौतियों का सामना इस समय कर रहा होता। हम ये समझ सकते हैं। आप छोटी सी बात देखिए, ये आई लव मोहब्बत का मुद्दा कहीं चल रहा है। अरे भाई आप समझाइए ना। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई सांप्रदायिक बातों में मत पड़ो, विकास की बात में कब पड़ो। तो मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ आप कहते हैं मुस्लिम समाज विकास की दौड़ में बहुत पीछे है, सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन आपसे कहती है, फिर पिछले 5 सालों में उनको समझाइए ना भाई, कहीं शाहीन बाग को लेकर, तो कहीं औरंगजेब की कब्र को लेकर, तो कभी नकाब को लेकर, तो फिर कभी आई लव मोहब्बत को लेके। मेरे भाई ये क्यों कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो ना 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 ना। आइए देखते हैं। उनको ही नहीं बताना है, सारे ज्ञान देव पाने यहां बनने हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, कई बार विपक्ष वाले भी अनजाने में उसके शिकार हो सकते हैं, पर हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ है। और ये जो जेन जी की बात कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं ऐश्वर्य जी। जेन जी जानते क्या है? क्या? एक कांग्रेस के चीफ फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, जिन्होंने संसद के पटल पे खड़े होकर कहा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में कैसे हो सकता है। यहां के लोग तो कम पढ़े लिखे, यहां के लोग कम टेक्स सेवी हैं, यानी उनको भारत की यंगर जनरेशन की कैपेबिलिटी पर भरोसा नहीं था, मगर प्रधानमंत्री मोदी जी को भरोसा था। और उन्होंने देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन में आज इंडिया दुनिया में नंबर 1 का कंट्री है। 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे यहां होता है। यूपीआई वीजा को छोड़कर सब। ये है जेन जी, यानी नए भारत की पहचान है जेन जी। देखिए जेन जी जानते क्या है? जेन जी वो है कि वो जो जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी, गुकेश दमराजू, वो जेन जी है। अगर आप कहें तो भारत में अभी मिग को हमने पिछले कल ही उसका समापन किया है, विदाई की है। मिग को सोल फाइटर उड़ाने वाली जो भारत की पहली महिला फाइटर थी अवनी चतुर्वेदी, वो जेन जी है। मगर यहां समस्या क्या है कि इन लोगों को यह देखना है कि वो जो सकारात्मक कंस्ट्रक्टेड, यानी जो यूनिकॉर्न बनाने वाला, वो जो नए स्टार्टअप शुरू करने वाला, वो जेनजी नहीं दिखाई पड़ना है। जेनजी का आदर्श सत्य नडेला, सुंदर पिचाई और इंदिरा नुई, यानी दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के वो नहीं होने हैं। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में क्या कहा था कि आईआईटी मद्रास के वो बच्चे जिन्होंने नया सैटेलाइट अपने बीटेक में पढ़ते हुए बना लिया, वो जेनजी नहीं दिखना है। इनको वो जेनजी दिखना है जो पत्थर चलाता हुआ दिखे, जो आगजनी करता हुआ दिखे, जो भारत विरोधी नारे करता हुआ दिखे। और ये वो उससे इनको मतलब भी नहीं है। ये तो साहब 10 साल पहले से वहां खड़े हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वालों के साथ वहां खड़े हुए थे, और शाहीन बाग के समय और किसान आंदोलन के समय किचन नेक काटने वालों के साथ खड़े हुए थे। तो इनकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। युवाओं की शक्ति को सकारात्मक दिशा देते हुए देश की प्रगति की तरफ ले जाने के लिए मोदी जी प्रतिबद्ध हैं, और अपनी राजनीतिक हार की खींच उतारते हुए, वो भड़ास उतारते हुए भारत में विप्लवकारी वातावरण उत्पन्न करने का ख्वाब देखते हुए ये लोग हैं। मजा आया। चलिए मेरे साथ फरीदाबाद में, चलिए मेरे साथ गुड़गांव में, दिखाता हूं कितना मिलता है एक के ऊपर एक फ्री। सुधांशु जी, अरे अभी अभी भाजपा ने 25 से उम्र घटा के 21 किया है दिल्ली में शराब पीने के लिए। कभी आपने इस पे डिबेट किया है? बाप को भेज। आपने ऐसा बेहतरीन मॉडल दिया है कि भारत के इतिहास में एक ही शिक्षा मंत्री था, वही शिक्षा मंत्री एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दे रहा था। दारू मंत्री और शिक्षा मंत्री एक हो, ऐसा आपको भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और सोमनाथ भारती जी ने बहुत सही कहा कि लगभग एक ही टाइम पे मोदी जी सत्ता में आए और केजरीवाल जी आए, मगर किस तरीके से आए सोचिए। मोदी जी जनसंघ के जमाने से 67 साल तक संघर्ष करते हुए एक बार कांग्रेस से समझौता नहीं किया। और ये कैसे आए? अरे हमने 70 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, इन्होंने 70 दिन में समझौता किया।
वही कांग्रेस जिसको लेकर ये लोग गालियां बकते थे उसके साथ लिखित पे समझौता किया। और याद करिए केजरीवाल जी भी युवाओं के प्रतीक बन के आए थे। और आपका जो आंदोलन हुआ था, अब मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, बहुत पुरानी बात नहीं, लोगों को याद होगा, वो कोई स्कूल बनाने के लिए और सड़क बनाने के लिए और मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा नहीं कर रहे थे। मुझे चाहिए जन लोकपाल। कहां गया जन लोकपाल मेरे भाई? वो तो टोपी भी फेंक दी। कहेंगे दिल्ली में सरकार नहीं थी, पंजाब में तो पूर्ण सरकार है, बना दिया लोकपाल। आपकी पार्टी में एक लोकपाल थे एडमिरल रामदास, फेंका दिए उनको। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कोई स्कूल नहीं बनाया। भाई साहब 325 मेडिकल कॉलेज बने मोदी जी के आने के बाद। और सुनिए, एक जमाने में 50 साल तक एक ही एम्स था। अटल जी के टाइम में 7 एम्स बने थे, अब मोदी जी के टाइम में 23 एम्स हैं। 550 नई यूनिवर्सिटीज बनी हैं, 80 नए एयरपोर्ट बने हैं, ये रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, पूरे 100% पावर का कवर हो गया है। और भारती भाई कान खोल के सुनिए, भारत ने ऊर्जा के उत्पादन में 50% इंस्टॉल कैपेसिटी क्लीन एनर्जी से प्राप्त कर ली है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बने हैं। इस समय ऑल G7 G20 कंट्रीज में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस समय जो महंगाई की दर है वो ऑल टाइम लो पे है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं कांग्रेस के रिजीम में कभी बताइए जब महंगाई की दर विकास की दर की 1/4 रही हो। और रही बात रोजगार सृजन करने के, तो जब आप आए तब 11 करोड़ EPFO अकाउंट थे, 26 करोड़ हैं। तो मैं पहले भी जवाब दे चुका, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने सारा इस बात का जवाब दिया कि इतनी सारी चीजें बन रही हैं इस देश में, तो आसमान से जिन्नात आके नहीं बना रहे हैं। कोई ना कोई तो मोबाइल हैंडसेट बना रहा है, कोई ना कोई ऑटोमोबाइल बना रहा है, कोई ना कोई तो सड़क बना रहा है, कोई ना कोई सैटेलाइट बना रहा है। भारत ने अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, कोई तो बना रहा है ना। भारत ने 100 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दिए, कोई तो बना रहा है ना। मगर इसके नजरों पे चश्मा ही चढ़ा हुआ, उसे क्या दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैं सिर्फ एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा, देखिए साहब, नजारा बहुत बदला है, पर नजर पे से वो चश्मा हटाइए। और केजरीवाल जी ने जो किया था, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, यह दर्शाता है कि राजनीति का नया प्रयोग कितना भयानक रोग ला सकता है, वो दिल्ली और पंजाब को देख के समझ में आता है। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।